नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में। जैसा कि आप और वीडियो मेरा पा चुके होंगे, जैसे कि मैं अभी रिसेंट में बनाया हूं वीडियो कि संविधान क्यों, कैसे, कहां, ये इसकी जानकारी, और बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पहले से अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। वो आपके यूपी बीएड के लिए सफिशिएंट होंगे। तो मित्रों, और अब एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। देखिए क्या है कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है क्या। सबसे पहले ये जानते हैं, चूंकि मौलिक अधिकार अगर वर्णन देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो आपका संविधान है, संविधान में भाग बटे हुए हैं। टोटल भाग 22 हैं, अब उनकी संख्या 25 हो चुकी है। तो जो तीसरा भाग है आपका, पहला तो आपका सामान्य उसकी परिचर्चा है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरा आपका फंडामेंटल राइट है। तो तीसरे भाग में ये भी आपसे प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं इसकी चर्चा दे रहा हूं कि जो भाग 3 है, भाग 3 के तहत आपका फंडामेंटल राइट आता है। आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट का विस्तार जो है, यह देखें तो ये क्या है आपका भाग 3। और भाग 3 अनुच्छेद कहां से है, अनुच्छेद देखा जाए मित्रों तो यह 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक फैला हुआ है। यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो 12, 13 तो सामान्य उसके बारे में उसकी परिभाषा और परिचर्चा की गई है। आपका जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है वो कहां से है, 14 से। तो हम बात करेंगे 14 से, और चूंकि आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं तो मैं एक एक करके इसके बारे में चर्चा करूंगा। आज एक, कल मतलब एक वीडियो में एक, दूसरा फिर ऐसे करूंगा तो आपको आसान भी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, पहला जो है आपका समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी कह सकते हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी मतलब इक्वल कहते हैं ना, इक्वल मतलब समान। तो ये क्या है, समता का अधिकार है। तो समता का अधिकार क्या कहता है, कैसे कहता है, वो चीजें हमें समझना है। देखिए यहां पे क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना होगा आर्टिकल 17। आपसे पूछ लेगा प्रश्न कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, संविधान में कहां वर्णित है। तो आपको देखिए 2 प्रकार से प्रश्न देगा कि उपाधियों का अंत कहां वर्णित है। तो आपको देगा भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में। तो आपको आंसर देना है भाग 3 में। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि उपाधियों का अंत किस संविधान में कहां वर्णित है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, तो आपको वहां देखना है कि भैया यहां आर्टिकल आया है तो इसलिए वो 18 होगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। चूंकि आप जो पहले दे चुके हैं एग्जाम तो वो तो मान लीजिए जानते हैं, लेकिन जो पहले बार बच्चा देने जा रहा है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए मेरी बातें विशेष होंगी, वो आपके लिए हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए क्या है मेरे मित्रों, ये जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 की देखिए मैं केवल हेडिंग आपको दे दिया हूं। हेडिंग आप रख लीजिए इसको, इसलिए कि याद करने के लिए रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो ले लें, स्क्रीनशॉट रख लेंगे, सिर्फ आपको ये काम करेगा। और रही बात जो लेक्चर दूंगा मैं, जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आप सुनिए और उसको सुन करके ही याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों मेरे मित्रों, ये है अनुच्छेद 14A। चूंकि 14 से ही स्टार्ट है तो 14A में जो कहा गया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष क्या कहा गया, समता। अब विधि के समक्ष समता मतलब क्या है, कानून के नजर में जितने भी व्यक्ति हैं वह सब समान है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो फिर बच्चा हो, या कह सकते हैं कि वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी निवास स्थान का हो, किसी भी मूलवंश का हो, कैसे भी हो, वह क्या होता है, विधि के समक्ष क्या है, समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगर पूछा जाए आपसे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल किस में वर्णित है, तो आप बता सकते हैं 14A1 में वर्णित है। मतलब 14(1) में ये क्या है, विधि के समक्ष वर्णित है। 14(1) भी कह सकते हैं, 14A भी कह सकते हैं, 14 भी कह सकते हैं। तीनों बात एक ही है, चाहे क कहें, चाहे ए कहें, चाहे एक कहें, बात तो एक ही है।
तो यहाँ 14(1) में क्या है, विधि के समक्ष समता। ये आपको समझ में आया होगा कि विधि के समक्ष समता का ऐसे क्या है कि आपको क्या है कि आप विधि कानून के नजर में, जैसे कानून के नजर में आप बराबर हैं, इक्वल हैं, आप चाहे बड़े पदाधिकारी हो और चाहे आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर कोई अपराध आप कर रहे हैं तो आप उतने ही दोनों दंडित किए जाएंगे, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो और चाहे वो मिडिल क्लास हो। जैसे हम लोग हैं तो हमको भी वही दंड मिलेगा, और अगर कोई आप देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई अपराध करता है, अगर किसी की हत्या करेगा 302 में, उसको भी उतना ही सजा होगी, दूसरी सजा नहीं होगी। इसलिए कहा गया विधि के समक्ष समता का अधिकार। दूसरा देखा जाए जो आर्टिकल जो आपका दूसरा कहे 14(2), आर्टिकल 14(2) जो कहता है विधियों का समान संरक्षण। अब यहां क्या है, विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। सब ये संरक्षण मतलब उसका क्या किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। तो इसको क्या है, विधियों का समान संरक्षण। अगर पूछा जाए विधियों के संरक्षण के बारे में कहां वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 14(2) में, और अगर 14(2) नहीं दिया है तो 14 बताना है। देखिए प्रश्न को समझिए कैसे पूछेगा। विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता कहे तो क्या कर रहे गए आप, विधियों के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता, तो आपको बताना है 14 या 14(1). चूंकि अगर 14 दिया है मात्र तो 14 लगाना है, 14(1, 2, 3) दे दिया है तो 14(1) लगाना है। उसी प्रकार से आपसे आर्टिकल पूछे कि विधियों का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत किया गया है, अगर केवल 14, 15, 16 दिया है तो 14 लगाना है, अगर 14(1, 14(2, 14(3, 14(4) दिया हुआ है तो 14(2) लगाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा। देखिए आगे अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में देखिए 5 चीजें कही गई है कि 5 चीजों के आधार पे समता दी जाएगी, समता का अधिकार रहेगा। वो 5 चीजें क्या क्या होंगी, धर्म होगा, जाति होगा, लिंग होगा, निवास मूल स्थान होगा, और क्या होगा आपका जन्म स्थान होगा, और मूल वंश होगा। इस 5 आधार पे आपको क्या होगा, समता का अधिकार दिया जाएगा। आप इनको ऐसा नहीं कह सकता है कि आप इन 5 आधार को मान करके किसी को कह दें कि आपको समता नहीं मिलेगी। अगर कोई मान लीजिए किसी भी धर्म का होता है उसको समान अधिकार दिया जाएगा, समानता समता का अधिकार है। उसके बाद कि कोई लिंग हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको समान अधिकार है। या धर्म देखा जाए किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, ये नहीं कह सकते आप चमार जाति के हैं, कोल जाति के हैं, या आप कुर्मी हैं, या ब्राह्मण हैं, या ठाकुर है, ऐसा नहीं। आपको समान अगर कहीं नौकरियां देनी है तो बराबर देनी है। उसके लिए देखिए कुछ विशेष प्रावधान है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, इसी आर्टिकल में आएंगे। तो देखिए यहां क्या है कि किसी को यह नहीं कह सकते कि आप इस जाति के आधार पर उससे क्या किया जाए, विभेद किया जाए, भेद नहीं कर सकते। यह कहता है आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, राज्य 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब ये 5 क्या है मित्रों, ये 5 वही है, धर्म है, लिंग है, जाति है, और मूल वंश है, और क्या है जन्म स्थान। इन 5 के आधार पे राज्य क्या करेगा, 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला 15(2) आर्टिकल जो 15(2) है, निजी भी 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्राइवेट काम चल रहा है वहां पे ये कह दिया जाए कि हम आप चमार जाति को नहीं रखेंगे, ब्राह्मण जाति को नहीं रखेंगे। ऐसा कहकर के जाति के आधार पे या किसी धर्म के आधार पे या किसी लिंग के आधार पे आप काम से उसको वंचित नहीं कर सकते, वहां आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 15(3) जो है यह महिलाओं एवं बच्चों को क्या करता है, आर्टिकल 15 का अपवाद है। आर्टिकल 3 जो है यह महिलाओं एवं बच्चों का, आर्टिकल 15 जो है यह अपवाद है। तो वहां अपवाद देखिए अपवाद हो सकता है, तो यहां महिलाओं के साथ क्या किया जाएगा, महिलाओं को विशेष में रखा गया कि महिला और बच्चों को 15 के अपवाद हैं, उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आर्टिकल यहां देखा जाए 15(4), तो 15(4) जो फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ, अगर पहला संविधान संशोधन जो किया गया वह पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, और उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया, यदि राज्य चाहे तो SC ST को विशेष व्यवस्था दे सकता है। ऐसा लिखा हुआ है कि SC ST को छूट दे सकता है, मतलब विशेष व्यवस्था। जबकि यहाँ पे क्या लिखा था कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार, मूल और वंश या
निवास जन्म स्थान के आधार पे आप उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन यहां कह रहा है राज्य के लिए ये जोड़ा गया नियम, चूंकि क्यों जोड़ा गया इसका रीजन भी बता दूं आपको कि ऐसे बहुत अभी क्षेत्र है जहां पे एसटी एससी जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, ये बहुत कमजोर स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए उनको विशेष प्रावधान दिया गया। और देखिए मानवता के नाते भी यह मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरा भाई दबा कुचला है उसको मैं ऊपर उठाऊं। देखिए जैसे एक शिक्षक होता है, शिक्षक ये नहीं कहता है कि मैं किसको शिक्षा दूंगा किसको नहीं दूंगा, मैं शिक्षा दे रहा हूं। जैसे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो वही देखेंगे जो ब्राह्मण होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, जो बनिया होंगे, जो लाला होंगे? ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। मेरे वीडियो सभी देखेंगे। मैं या ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं कहता हूं मैं इस जाति को मात्र पढ़ाऊंगा। देखिए क्या है, शिक्षा क्या है, यह एक प्रकार का दान नहीं महादान है। इससे क्या है, आप एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे बल्कि एक पीढ़ी को संवार रहे हैं, और एक पीढ़ी संवरी तो मानिए आगे वाली भी पीढ़ी संवरेगी। इसलिए मानिए शिक्षा ऐसी चीज है जो कि एक नहीं अनेक परिवारों का भरण पोषण करती है और उसको आगे बढ़ाती है, समाज में उन्नत करती है। तो देखिए इसी आधार पे कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए यहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया उसमें एससी एसटी को कुछ विशेष प्रावधान किए गए कि इनको राज्य चाहे तो छूट दे सकता है, राज्य चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं देगा। आप मांग नहीं सकते, चाहे तो दे सकता है। आर्टिकल क्या कहते हैं अब 93 जो आर्टिकल 15.5 है वह कहता है कि 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा क्या किया गया, एससी एसटी तथा ओबीसी को शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। अब देखो क्या किया गया, जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, जो पढ़ाई लिखाई के जैसे कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, इनमें क्या किया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी को छूट दिया जाए। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा मित्रों, प्रश्न ऐसा बनेगा कि एससी एसटी ओबीसी को शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जा सकता है, तब याद रखना होगा 15.5। आर्टिकल कौन होगा, 15.5, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण। 15.5 में एससी एसटी ओबीसी को संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। और आर्टिकल 14 जो 15.4 कहता है वह आर्थिक और शैक्षणिक छूट देने की बात कर रहा है, वो छूट देने की बात कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे इनका परसेंटेज इतना आया तो इनको क्या किया जाएगा, ले लिया। जैसे अभी अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, यूपी टेट का आता है, तो उसमें क्या होता है, एससी एसटी का क्या होता है 82 पे ले लेते हैं, और जनरल का क्या लेते हैं 90 पे लेते हैं। तो इस प्रकार से जो छूट मिलते हैं या किसके तहत मिलते हैं, आर्टिकल 15.4 के तहत। और इनमें जो नाम का दाखला लिया जाता है कि इस जाति के लोग यहाँ रख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी वालों को छूट दिया जाता है, उनको क्या है आर्टिकल 15.5 के तहत दिया जाता है मित्रों। आर्टिकल 15.6 जो आया है यह किसको देने के लिए, ये अभी अभी रिसेंट में 2019 में एक संशोधन लाया गया, 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया, ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है मतलब कह सकते हैं कि जो कमजोर वर्ग के हैं, सामान्य कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, कमजोर वर्ग के व्यक्ति, उनको क्या किया जाएगा, क्या किया गया, उनको ये दिया गया छूट। अब इनको भी छूट दिया जाएगा किसमें, संस्थान वगैरह में। ये कहा गया कौन से आर्टिकल के तहत, 15.6 के तहत। अब ये क्या किया गया, इन तीनों को जोड़ा गया, जबकि मूल संविधान में 3 ही चीजें थी, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया। यही कहते हैं ना, इसी कारण संविधान में 395 से लेकर अब ज्यादा आर्टिकल हो गए, 470 प्लस हो रहे हैं आर्टिकल। तो आगे अब देखें, अब आर्टिकल आपका आता है कौन सा, आर्टिकल 16। आर्टिकल आया आपका 16। अब 16 क्या कहता है कि इन 7 के आधार पर समता। अब देखो अभी 5 आप पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे, धर्म पढ़ रहे थे, जाति पढ़ रहे थे, लिंग पढ़ रहे थे, मूल वंश पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे आप, जन्म स्थान। लेकिन इसमें बढ़ा क्या, आपका निवास स्थान और वंश क्रम बढ़ गया। कौन बढ़ गया, वंश क्रम और निवास स्थान। इन 7 के आधार पर इनको क्या किया जाएगा, समता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए मित्रों यहां क्या है कि आर्टिकल 1 कहता है कि इन 7 के आधार पर इनको वंचित नहीं किया जाएगा, समता देना पड़ेगा, इनको अधिकार देना पड़ेगा। अगला आर्टिकल 16.2 जो कहता है, 16.2 जो कहता है अवसर की समता। अब इनको जैसे अवसर, लेकिन उसमें 16.2 किसके लिए कंपलसरी किया गया, सरकारी क्षेत्र के लिए, मतलब पब्लिक सेक्टर में। अगर आप
इन सात के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आप चमार हो, कोल हो, अहिर हो, पासी हो, ढेला हो, या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे कह करके आप या ये कह दें कि आप जम्मू कश्मीर पैदा हुए, कि आप हिमाचल प्रदेश पैदा हुए, या आप इस वंश में पैदा हुए। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते सरकारी क्षेत्र में किसी को नौकरी देने के लिए। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। वो कौन अधिकार देता है हमें? हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम लड़ सकते हैं कि हमें अब अगर जाति के आधार पर रहे हैं तो आपको आर्टिकल 16(2) हमें अधिकार दिए, हम सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जा सकते हैं और आपको देना पड़ेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार होता हुआ मेरी बात को सुनेगा, तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट का चैलेंज लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए उस सरकार को हमें यहां दरकिनार नहीं कर सकती। तो देखिए आर्टिकल 16(2) में क्या कहता है? अवसर की समानता, लेकिन किस क्षेत्र में? सरकारी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसे आर्टिकल को आप अलग अलग पढ़िएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं अलग अलग। नहीं तो क्या होता है, आप अक्सर देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स पे या अन्य जगहों पे, आपको क्या किया जाता है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 में क्या है? आपका समता दिया गया है किस आधार पर? सात मूल मुख्य रूप से 7 आधारों पर आपको समता। आर्टिकल जो 16 है वह धार्मिक संस्थान में समता दे देगा। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता पे का अंत दिया। आर्टिकल 18 क्या दिया? उपाधियों का अंत दिया। खत्म। लेकिन इसको मैं डीप इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं भी दिया हूं बीएड एंट्रेंस एग्जाम, वहां मैं देखा हूं कि कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देखता। जैसे पिछली बार पेट का एग्जाम था, पेट के एग्जाम में कैसे पूछा गया था कि ये प्रश्न था पेट के एग्जाम में कि किसी को विशेष रूप से जैसे मुस्लिमों के लिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत गया है, या किसी धर्म को किसी धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार कहां कहा गया है। तो ये सारी बातें आपको अलग अलग कर रही हैं, तो इसको आपको पढ़ना होगा। जैसे एक प्रश्न आया था दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अब ये देखिए आर्टिकल तो 21 था ना, लेकिन 21 में नहीं है, 21A में है। तो इसलिए हमें पढ़ना होगा, 21 भी पढ़ना होगा, 21A भी पढ़ना होगा। तो मित्रों थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन इसको केयरफुल होके पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आप फ्री। अब देखिए आगे अगर देखा जाए तो यहां क्या है? आर्टिकल 16(2) तक हो गया अवसर की समता, लेकिन कहां? सरकारी क्षेत्र में। आर्टिकल 16(3) क्या होगा? संसद चाहे तो निवास स्थान शर्त लागू कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 16(3) के तहत कि वह निवास स्थान शर्त लागू कर सकती है। लेकिन यहां क्या है? राजनीति का माहौल है, इसलिए ऐसा कुछ करेंगे नहीं। आगे देखा जाए 16(4), तो आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? राज्य महसूस करे तो SC ST OBC का उचित, देखिए SC ST OBC का अगर मान लीजिए किसी राज्य में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य चाहे तो, अगर आर्टिकल 16(4) के तहत राज्य ये चाह ले कि मेरे प्रदेश में ये जातियां या ये जनजातियां जो हैं यह शासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं पाई है, इनको उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना चाहिए, तो वो कर सकती है, वो स्वतंत्र है। वहां पे सरकार पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते, आप उसके खिलाफ सीट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहे। लेकिन हाँ ये होना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में ही 16(4) लागू होगा। उसके बाद हम क्या बात करते हैं? आर्टिकल 16(5) का। आर्टिकल 16(5) हमारा क्या कहता है? धार्मिक संस्थान में भेदभाव राज्य कर सकता है। फिर सुनिएगा, धार्मिक संस्थान में भेदभाव राज्य कर सकता है। आर्टिकल 16(5) यह भेदभाव कर सकता है। जैसे कोई मदरसा है, उसमें अगर राज्य चाह रहा है तो उसमें मुस्लिम के अलावा दूसरे को नहीं रखेगा, या कोई संस्कृत विद्यालय है उसमें पंडित जी के अलावा किसी अन्य को नहीं रखेगा, या तो ऐसा कर सकता है, उसको क्या है? अधिकार है। आप उसके लिए नहीं कह सकते कि इनके अलावा उनको क्यों नहीं रखे, वहां उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिए, ऐसा ये कर सकता है, इसके पास अधिकार है। आगे क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 16(6) क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। अब यहां किसको नौकरी दे रहा है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कर रहा है। 10% ईडब्ल्यूएस बनाया गया है सामान्य वर्ग के लिए, तो इनको भी आरक्षण सरकार दे सकती है और दे ही रही है। तो यहां क्या है? 10% इनको भी आरक्षण दी। तो ये मित्रों यहां तक आपको
आई होप, आशा करता हूं मैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अगर देखा जाए अस्पृश्यता का अंत, तो यहां क्या है कि जैसे छुआछूत, इसी को हम लिख देते हैं छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। जैसे गांव, खासतौर से शहर में तो खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन गांव अंचल में अब भी चल रहा है कि क्या होता है कि किसी को छूते नहीं है लोग, ये मानते हैं कि ये इस जाति का है तो ये दूषित है, जबकि ऐसा नहीं है, जाति से कोई दूषित थोड़ी है। इसलिए क्या है, छुआछूत का अंत किया गया। और अंत किसी चीज को प्रभावी तभी करा जा सकता है जब उसका नियम थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया जाए मित्रों। इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, SC/ST एक्ट जिसको कहते हैं, ये लाया गया 89 में, और कहा गया कि अगर आप किसी को छुआछूत के आधार पे, किसी के जाति के आधार पे उसको गाली देंगे या उसको क्या करेंगे, भेदभाव उसके साथ करेंगे। और वो भी देखिए क्या है, इसमें भी स्पष्ट किया गया है, सरकारी पब्लिक प्लेस पर। कहां करेंगे आप? पब्लिक प्लेस पे। जैसे मान लीजिए आप किसी बस में, सरकारी बस में जा रहे हैं, तो आप वहां कह सकते हैं कि अगर कोई भी कास्ट के लोग हैं एक दूसरे जगह बैठ रहे हैं, पास पास बैठ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप यहां नहीं बैठेंगे। हाँ, ये है, आपके पास स्वतंत्रता है, लेकिन वो कहां तक स्वतंत्रता निर्भर करती है? निश्चित है आपके प्राइवेट सेक्टर में, जहां आप खुद, आपका घर है, आपके घर में अगर आप नहीं चाहते किसी को आने के लिए तो नहीं आएगा, ये आपका अधिकार है। ये नहीं कोई कह दे कि किसी कास्ट का है या किसी धर्म का है, वो आपके घर आना चाहे तो आए। भाई आप नहीं पसंद करते हैं, नहीं आएगा, लेकिन आपके घर। ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे रहिए, किसी धर्मशाला में बैठे रहिए, कहीं पब्लिक स्कूल में बैठे रहिए, कहीं आप हॉस्पिटल में बैठे रहिए और कह दें आप इस कास्ट के हैं, इस धर्म के हैं, आप मेरे पास नहीं आएंगे, या इस जाति के हैं या इस लिंग के हैं, आप यहां नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या है? निषेध है। और इसके लिए लेकिन आप स्वतंत्र हैं, कहां? अपने घर में। अपने घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपको इन नियमों का फॉलो करना होगा। या आपके मन में चल भी रहा है कि यार ये इस जाति के हैं, यार मुझे छू लिए, मुझे नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ठीक है, नहाइए धोइए, जो मन है, गंगा नहा लीजिए, गंगा को अपने ऊपर ही डाल लीजिए, जो करना वो करिए। लेकिन क्या है, इसको अपने जुबान से कहना नहीं कि तुम चमार हो, तुम कोल हो, तुम हेला हो, तुम पासी हो। अगर मुख से कह रहे हो भैया, तुम्हारे ऊपर FIR होगा, निश्चित मान के चलिए। इसलिए इन सब चीजों से बचना है तो पहले तो मन में भी मत लाइए, क्योंकि अब समाज आगे बढ़ रहा है, सबको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में इत्तेफाक से आ भी रहा है, आप उस भावनाओं से ग्रसित हैं, उन पीढ़ियों से ग्रसित हैं, तो आप ठीक है मन में ला सकते हैं, लेकिन मन से बाहर मत करिएगा, तभी आपकी भलाई है। और अगर इसके बाहर किए तो आप समझ ही रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। आप बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, चलिए आगे चलते हैं। क्या है अस्पृश्यता का अंत, आपको समझ में आया होगा, ये आर्टिकल 17 में है। और बच्चों ये बता दें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत वर्णित है, किस संविधान के किस भाग के तहत वर्णित है? भाग 3 के आर्टिकल 17 में। स्पष्ट हो गया आपका। अब आगे है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 जो है, यह भी आपका मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मैं बहुत मोस्ट नहीं कह सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये 70 तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई सारे एग्जाम के पेपर देखा हूं, उनको एनालिसिस करके देखा हूं कि अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये कहां आता है? 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में आता है उपाधियों का अंत। देखिए जैसे उपाधियां क्या है? भारत रत्न, उपाधियां क्या है? पद्म भूषण, उपाधियां क्या है? पद्म विभूषण, और उपाधियां क्या है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये जो उपाधियां हैं, भारत रत्न उपाधियां हैं, इन सबको आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे सर वगैरह हो गया, जिसे कहते हैं पहले बहुत सारे थे, सर जॉनसन, सर ये, सर वो, जितने भी थे सर, उपाधियां मिली थी, केसरी हिंद की उपाधियां मिली, लेकिन यहां उपाधियां आप नहीं ले सकते। और यह भी स्पष्ट किया गया है उपाधियों के बारे में, अगर आप उपाधियां विदेश से भी लेना चाहते हैं, जैसे कोई विदेश के मानद उपाधि आपको देती है, उसके लिए आपके देश से आपको पहले संसद से आपको क्या करना होगा? यहां से आपको उसकी अनुमति लेनी होगी। अपना देश जब कहेगा भैया आप ले सकते हो, तभी ले सकते हो, अन्यथा आप
वहां से उपाधि धारण भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको अपने नाम के आगे तो नहीं लगाना है, कतई नहीं लगाना। जैसे आप भारत रत्न पा चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे, हम कह सकते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो खुद नहीं लगाएंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे जो बहुत सारे पद्मश्री अवार्ड पाते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ये सम्मान है। ये क्या है, एक प्रकार का सम्मान है, न कि उपाधि है। यह उपाधि नहीं है, यह सम्मान है। जैसे आप मेजर लगाते हैं तो मैं आपको कहां पे ये दिया गया है, सेना में, और कहां दिया गया है, शिक्षा में। ये दो जगहों की उपाधियां आप लगा सकते हैं। जैसे आप प्रोफेसर होते हैं तो आप लगाते हैं प्रोफेसर, आप डॉक्टर होते हैं लगाते हैं डॉक्टर, आप इंजीनियर होते हैं लगाते हैं इंजीनियर, आप सेना में मेजर होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, या ऑनरेरी कैप्टन होते हैं, कुछ भी पोस्ट आप पाते हैं तो उनके पोस्टों को आप लगा लेते हैं नाम के आगे, तो ठीक है, लेकिन इनको आपको नहीं लगाना है। आई होप आपको यहां तक की सारी जानकारी, पहला जो आपका फंडामेंटल राइट, समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, वह पूरा समझ में आ गया होगा मित्रों। अगर यह आपको सच में समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए मेरे लिए, जिससे मैं और इंस्पायर हूं और मोटिवेट हूं और आपके लिए और बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं और आपको और अच्छा नॉलेज दे सकूं। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद,